सामने डिस्कस करूंगा जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्या स्टॉक मार्केट में क्रैश आने वाला है, वो बड़ा क्रैश आने वाला है, वो भी डिस्कस करूंगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ग्लेनमार्क का डिस्कस करूंगा। स्टॉक्स इन न्यूज़ जो है वो भी आप लोग को कौन सा स्टॉक्स अभी मतलब न्यूज़ में है वो भी आप लोग को डिस्कस करूंगा। और बहुत सारे स्टॉक्स रिलेटेड जो न्यूज़ है और वो भी आप लोग को सामने लेकर आऊँगा। तो वीडियो आप लोग मैंने ये हर रोज़ मतलब रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। हर रोज़ नहीं होता था, ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे देता हूँ। तो ये वीडियो आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे, सॉरी ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप लोग को ये सब के अपडेटेड रहेंगे। और आप लोग को इसका आप लोग को कौन सा लेवल पे क्या करना है, क्या कौन सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कौन सा क्या शेयर में ट्रेड करना है और स्टॉक मार्केट में मतलब क्या हो सकता है वो भी आप लोग को पास आ जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग को जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोग को इसका नोटिफिकेशन, ये सब स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ आप लोग को नोटिफिकेशन, और स्टॉक मार्केट बहुत सारा स्टॉक भी एनालिसिस भी करता हूँ तो उसमें भी आप लोग को इसका नोटिफिकेशन आप लोग को पास मिल जाएगा। और मैंने रेगुलर बेसिस पे बाइंग सेलिंग लेवल्स, नेक्स्ट डे कैसे क्या क्या ट्रेड करना है वो भी आप लोग को वीडियो बनाता हूँ। व्हाट टू ट्रेड टुमारो, इक्विटी, कमोडिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बाइंग सेलिंग लेवल्स दिखाता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने इसके अलावा मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन भी रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस वो भी आप लोग को पता चल जाएगा कि नेक्स्ट डे निफ्टी क्या जा सकता है, उसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा एजुकेशन इंफॉर्मेशन पर्पस बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, चार्ट का सेटअप, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स। मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट वीडियोस का लिंक दिया हुआ है तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को बहुत सारा एजुकेशन इंफॉर्मेशन पर्पस बहुत सारा चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। और मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उधर दिया हुआ है, वो भी आप लोग देख सकता है। और एंजल वो मेरे बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों को बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग मिल जाएगा, बहुत सारा चीज़ आप लोगों को सीखने के लिए मिल जाएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल पे जो एंजल बुकिंग हॉस्टटेड एलिस ब्लू स्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है, आप लोग को मतलब ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग करने के लिए ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करने में बहुत ही सुविधा होगा। बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इजीली अकाउंट ओपन कर सकता है। और मेरा सोशल मीडिया साइट में भी आप लोग ज्वाइन होकर रहिए। तो देखिए मैंने पहले रिलायंस इंफ्रा का स्टॉक लेकर मैंने चर्चा करूंगा। रिलायंस इंफ्रा का बड़ा दावा 2021 तक हो जाएगा डेट फ्री, इसको लेकर मैंने पहले चर्चा करूंगा। तो इसमें मैंने समय जो न्यूज़ आता है उसको लेकर मैंने डिस्कस करता हूँ। देखिए अनिल अंबानी ने बोला है कि 2021 तक कैसे, लेकिन मगर कैसे, तो इसको लेके मैंने आप लोगों के सामने चर्चा करूँगा। तो इसका जो इधर से जो लिंक मिला था वैसे मैंने करता हूँ, आप लोग को इसको लिंक करके दिखाता हूँ। सब डेली अपडेट स्टॉक मार्केट मेरा पास आ जाता है, तो आप लोग इसमें बने रहेंगे तो आप लोग को बहुत ही फ़ायदा होगा। और मेरा बाइंग सेलिंग लेवल्स है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का बाइंग सेलिंग लेवल्स भी आप लोगों को दिखा दूंगा, वो भी आप लोगों को बहुत ही आसानी घूम रहा है वो बाद में दिखाऊँगा। पहले मैंने रिलायंस को दिखा देता हूँ।
रिलायंस इंफ्रा एक्चुअली रिलायंस नहीं, लगभग 1 साल पहले रिलायंस कम्युनिकेशन का लगभग 1 साल का पहले रिलायंस इंफ्रा का बैंकरप्सी के न्यूज़ आया था। आरकॉम का टोटल डेट 50,000 करोड़ और उसका नेट एसेट थे 80,000 करोड़ INR क्या। आरकॉम अपने एसेट्स को बेचकर डेप्ट चुका नहीं पाई। इसके वजह से बैंकरप्सी अनाउंसमेंट आया। फिर अनिल अंबानी ने रिजाइन किया था। आरकॉम का चेयरमैन के पोजीशन से काफ़ी बड़ा न्यूज़ था ये, क्यों एक तरफ ने उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी का रिलायंस हाइट्स स्केल नहीं है और देश के पहला 150 बिलियन USD वाला कंपनी बन चुका है। दूसरी तरफ अनिल अंबानी का कंपनी डार्क फ्यूचर की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन इस बीच में 24 जून 2020 को अनिल अंबानी ने प्रेस रिलीज के जरिए ये कहा है कि उनके रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एक नए और ब्राइटर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ने वाली है। उनका दावा ये है कि 2021 तक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट डेट फ्री हो जाएगा। अब इस न्यूज़ से शेयर मार्केट में भी हलचल आया है। इन्वेस्टर इस न्यूज़ को पॉजिटिवली ही लेते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल रिलायंस इंफ्रा का शेयर पहले 22 पास शेयर पे ट्रेड कर रहा था। वो आज 24 जून मार्केट बंद होने के तक 39.95 पास शेयर पर पहुंच चुका था। ये लगभग 4.93% के हाइक है। क्या पता चलता है इस न्यूज़ से? क्या रिलायंस इंफ्रा इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे दिन लाएगी? क्या अनिल अंबानी का बातों का भरोसा किया जा सकता है? पूरा वीडियो देखिए और मेरे एनालिसिस को फॉलो कीजिए। देखिए, मैंने बहुत सारा चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। पर्टिकुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट में बड़ा क्रैश आने वाला है। मैंने तो टॉपिक्स पहले ही बता दिया है। तो इसके बाद एक एक करके इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस और ग्लेनमार्क इसको लेके भी डिस्कस करूँगा। ये सब आप लोग जरूर देखिए। देखिए, रिलायंस का चेयरमैन अनिल अंबानी ट्यूजडे ये मनी कंट्रोल में इसका आप लोग भी देख सकते हैं लिंक से। कम्प्लीटली कंपनी विल completely debt free this financial year. Reliance Infra, which is sitting on debt of rupees 6,000 crore, has been working towards monetizing its asset to reduce debt. Addressing the company's 91st annual shareholding meeting through the online platform, Anil Ambani said Reliance Infra will be debt-free company this year. In 2018, the company sold its Mumbai energy business to Adani Transmission for nearly 80,000 crore, which reduced its debt nearly 7,500 crore. In January this year, the company said it had received in principle approval from National Highway Authority India for sale of its Delhi Agra toll road to Singapore-based Q5 highway and infrastructure for rupees 3,600 crore. According to the company, the deal is on track. Ambani father said Reliance Infra will has around rupees 60,000 crore of receivables stuck in regulatory and arbitration matters, which is pending for 5 to 10 years. He further said the company has assets over 65,000 crore and a net worth over 11,000 crore. On the COVID-19 related update, Anil Ambani said the engineering and construction projects are fully operational with 5,000 people working on sites. All the road toll collection is already at 75% of pre-COVID-19 period, and all will achieve 100% in the next few weeks.
The country has under lockdown for the past 2 months to curb the COVID-19 pandemic. Ambani further said the defense joint venture with Dassault and Thales are fully operational and at Mihan. He has noted the BSC distribution companies in Delhi operated through the pandemic. तो आप लोग बने रहिए, मैंने बहुत सारा चीज़ एक एक करके डिस्कस करूँगा जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद ग्रीनमार्क, इंडिया में हाउसिंग फिनांस, ये सब भी डिस्कस करूँगा। तो आप लोग देखिए एंजल बुकिंग में आप लोग घर बैठे में ऑनलाइन सेटिंग करना चाहते हैं तो आप लोग एंजल बुकिंग में अकाउंट ओपन कर सकता है। और ठीक है, तो ये और उसके बाद मैंने मैंने रिलायंस ग्रुप का जो है रिलायंस ग्रुप का पहले डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रिलायंस ग्रुप का अंदर बहुत सारी कंपनीज है जिसको मुकेश अंबानी को छोटे भाई अनिल अंबानी हेड करता है। रिलायंस ग्रुप में 6 लिस्टेड कंपनीज है: रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एंटरटेनमेंट, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस हेल्थ। इनका ऑपरेशन एरियाज है फिनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट, पावर, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, एविएशन एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इन कंपनीज में बैंकरप्ट होने वाली कंपनी थी रिलायंस कम्युनिकेशन। आज न्यूज़ आई है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास 65,000 करोड़ का नेट डेब्ट है। इसका नेट वर्थ है 11,000 करोड़, कैश फ्लो है 5,000 करोड़। लेकिन इस हिसाब का से अगर देखें तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेट फ्री ऑफ नहीं कर पाएगी। तो फिर कैसे अनिल अंबानी क्लेम कर रहा है कि उनकी कंपनी नेट डेट फ्री हो जाएगी 2021 तक। इसका पीछे रीज़न क्या ये है, रिलायंस इंफ्रा का लगभग 60,000 करोड़ का अमाउंट अटका हुआ है रेगुलेटरी एंड आर्बिट्रेशन मैटर्स में पिछले 5 to 10 साल से। तो रिलायंस इंफ्रा का डेब्ट मैटर्स को टैकल करने के लिए पूरी कंपनी ने 50% कॉम्पेंसेशन किया है। अनिल अंबानी ने भी अपना कमीशन और अपना सैलरी लेने से मना किया है। 2020 में अनिल अंबानी के खिलाफ केसेस फाइल है चाइनीज लेंडर्स ने और सेबी ने, SBI ने। ये कोर्ट केसेस के वजह से ही रिलायंस इंफ्रा का 60,000 करोड़ का रिसीवेबल अटका हुआ है। ये केसेस पर्सनल केसेस नहीं है मगर कॉरपोरेट लोन्स के रिगार्डिंग है। अनिल अंबानी का मानना ये है कि रिलायंस कम्युनिकेशन के बैंकरप्सी के बाद ये सारे केसेस रिजॉल्व हो जाने चाहिए और कंपनी रिलायंस इंफ्रा डेट फ्री हो जाएगी। तो प्रोमोटर स्टेटस, रिलायंस इंफ्रा का प्रोमोटर्स स्टेक अभी 14.59% है। अगर कंपनी को डेट फ्री होना है तो प्रोमोटर्स को वापस पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कंपनी में और प्रोमोटर शेयर्स भी ऊपर ले जाना पड़ेगा। नीचे के टेबल में रिलायंस इंफ्रा ने शेयर होल्डर का डिटेल दिखेगा आपको। इसमें मैंने आप लोग को इसमें दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें से आप लोग को दिख जाएगा। इसमें से आप लोग को प्रोमोटर्स होल्डिंग का बारे में आप लोग को क्या क्या है ये सब डाटा आप लोग को देख सकता है। ठीक है, तो और जो है इसका भी ये भी आप लोग देख सकता है, इसका डाटा भी आप लोग देख सकता है। अच्छा, और रिलायंस इंफ्रा के साथ रिलायंस पावर को भी आगे ले जाने का भी बात अनिल अंबानी ने रिलायंस ग्रुप के AGM ने कहा है। रिलायंस पावर में भी 14% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग था।
जो अभी 19% तक पहुंच चुका है। ये एक काफ़ी अच्छा सिग्नल है इन्वेस्टर्स के लिए। एक अच्छा इंडिकेशन है कि देश की एक मेजर कंपनी फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने रिसोर्सेज को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है। लो कैपिटल एंड लो रिस्क वेंचर्स को परस्यू करने की भी बात कर रहा है। प्लस अगर आपको याद है तो रिलायंस डिफेंस ने राफेल जेट्स को मैन्युफैक्चर करने का डील भी बैक किया था 2018 में, जिसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। बाद में ऐसा कहा गया कि टोटल 3000 करोड़ का डील का सिर्फ 3% ही रिलायंस डिफेंस के पास आएगा। हालांकि ये एक छोटा अमाउंट है, मगर फिर भी इसका इम्पैक्ट कम नहीं माना जाना चाहिए। रिलायंस तो ये है रिलायंस के ऊपर जो मैंने बोला है। इसका रिलायंस में आप लोग का जो रिलायंस इंफ्रा का शेयर का बारे में आप लोग को जानकारी दिया है जितना सा हो सकता है। तो इसके बाद मैंने देखिए स्टॉक मार्केट का बारे में, स्टॉक मार्केट में क्या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होगा। मैंने मेरा यूट्यूब चैनल में भी आप लोग को डिस्कस किया था। आप लोग को मेरा यूट्यूब चैनल का डिस्कस करता हूँ। देखिए आप लोग को मेरा यूट्यूब चैनल में भी मैंने डिस्कस किया था कि शेयर मार्केट मतलब क्या आ सकता है शेयर मार्केट में, मतलब शेयर मार्केट में सबसे बड़ा क्रैश आने वाला या नहीं है। तो वो मैंने डिस्कस करूँगा। मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया था निफ्टी आउटलुक इन द लाइट ऑफ कोविड-19 वायरस एंड ग्लोबल रिसेशन। वो मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। और मैंने और भी वीडियो बना था कोरोना वायरस और बिगेस्ट रिसेशन इन वर्ल्ड वार सिंस वर्ल्ड वार टू 1870 के बाद से। तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो उसी का लाइट पे और भी कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगा कि स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा क्रैश आने वाला है क्या नहीं। ये मेरा टॉपिक नंबर 2 है। रिलायंस इंफ्रा का तो बात किया, ये टॉपिक नंबर 2 है। ये रिलायंस इसका आप लोग को पहले देखिए, इसमें आप लोग को ये जो वीडियो है निफ्टी आउटलुक इन द लाइट ऑफ कोविड-19 एंड ग्लोबल रिसेशन, ठीक है। कोविड-19 एंड ग्लोबल रिसेशन, निफ्टी रिकवरी और बुल ट्रैप, ठीक है। और जो कोरोना वायरस के ऊपर जो मैंने इसका जो दिया था, ये तो रुचिशा, ये सब भी आप लोग देख सकता है। क्या क्या मैंने इसका मतलब स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जो मेरे पास सामने आता है तो आप लोगों को इधर से मिल जाता है, ठीक है। तो और भी मैंने डिस्कस किया था स्टॉक मार्केट का क्रैश के बारे में। कोरोना वायरस का ऊपर एक आप लोग को इसका देख सकता है। कोरोना वायरस का जो वीडियो है वो भी आप लोग देख सकता है। इधर ही है, ठीक है। आप लोग ढूंढ पाएंगे इधर से मेरा चैनल पे, ठीक है। आप लोग इधर से कोरोना ये वाला जो वीडियो है, कोरोना वायरस सेकेंड वेव एंड बिगेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन सिंस वर्ल्ड वार 2 इस मार्केट इन बियर फेज, वो भी मैंने डिस्कस किया था। तो अभी और थोड़ा सा और भी डिस्कस करूँगा कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आने वाला है क्या नहीं है। तो देखिए मैंने इधर चारों इंडिकेटर का बाद में बात करूंगा। ये कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं है, ये फंडामेंटल इंडिकेटर है। देखिए स्टॉक मार्केट में अब जा रहा था
अभी तो आज का थोड़ा सा करेक्शन, मतलब जो 10,550 का लेवल पे, वो तो करेक्शन आना ही चाहिए था। मैंने बहुत दिन से बात कर रहा था। तो स्टॉक मार्केट में उधर से 10,550 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। टेक्निकल रीजन भी है, लेकिन कोई भी फंडामेंटल रीजन बिना ये मार्केट ऊपर जा रहा था क्या। हालांकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब है और भी ख़राब होते जाएगा। तो पहले मैंने एक डिस्कस करूँगा। तो आप लोग बहुत सारा लोग ये फंडामेंटल इंडिकेटर्स है एक्चुअली। ये है बाफेट इंडिकेटर, इसको बोलते हैं वॉरेन बाफेट, इसका बना हुआ है। इसका ये है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जब 125% का ऊपर होता है तो ठीक रहता है, लेकिन जब उसका ऊपर चला जाता है तो वो ओवर वैल्यूड हो जाता है और उसी का टाइम से मार्केट में क्रैश आ जाता है। तो अभी ये 154% का चल रहा है, 150% को चल रहा है। जो 2008 और 1974 में जो क्रैश हुआ था उसका भी उसी टाइम को भी ये इतना ही ऊपर चला गया था। इसलिए जब ऊपर चला जाता है तो इसका क्रैश मतलब इनएविटेबल हो जाता है। तो ये जरूर इसमें 2020 में भी क्रैश आने का क्रैश आने का बहुत ही ज़बरदस्त चांसेस होता है। अच्छा, सेकेंड फंडामेंटल इंडिकेटर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट जब रेट जब इंक्रीजिंग का इफेक्ट क्या होता है, जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब कम होता जाता है तो आदमी के पास कैश कम होता है, वो खर्चे कम करता है। अभी 2 करोड़ अमेरिकन, मतलब अभी अमेरिका में 2 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है। ये 13% का मतलब इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो ये 1929 के हिसाब से 1929 से बाद ये सबसे हाईएस्ट है। और इंडिया का कुछ डाटा ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन 1 करोड़ का ये प्रोजेक्ट करेंगे तो 1 करोड़ लोग अभी तक अनएम्प्लॉयड हो चुका है। तो ये इसमें क्या होता है, अनएम्प्लॉयड जब आता है एक कैश सेविंग करके रखता है, खर्चा कम हो जाता है। तो इसमें मार्केट में डिमांड कम होता है, और डिमांड कम होता है, बिजनेस जब मैन्युफैक्चर करता है तो इसका जब डिमांड कम हो जाता है तो इसका सेलिंग भी कम होता है और अर्निंग कम आ जाता है। ये 91 ये मतलब 1929 का पोजीशन में ये आ जाता है। और शेयर मार्केट का बाजार में ये एक्चुअली इसमें जब ये इसका इफेक्ट अभी नहीं आप लोगों को दिखेगा, लेकिन जब इसका जब गवर्नमेंट जब टैक्स कैलकुलेशन करेगा, गवर्नमेंट जब इसका बिजनेस रिपोर्ट का जब सेल्स रिपोर्ट, अर्निंग रिपोर्ट जब आने लगेगा, तो ये एक 1 महीना 2 महीना का नहीं, ये 1 साल 2 साल के लिए इसका इफेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। अच्छा, से थर्ड इंडिकेटर है इकोनॉमिक एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट। सभी मार्केट एक्सपर्ट ने बोल रहा है, आप लोग भी बहुत सारा वीडियोस देख सकता है कि ये मार्केट एक्सपर्ट में। तो फर्स्ट में जो मार्केट एक्सपर्ट का बारे में मैंने बात करूंगा वो वॉरेन बाफेट। वॉरेन बाफेट इस एक भी शेयर अभी मतलब बाई नहीं कर रहा है, उन्होंने सेलिंग ही कर रहा है। तो इसके बारे में मैंने टेक्निकल एनालिसिस भी मैंने आप लोगों को दिखा चुका था। टेक्निकल एनालिसिस में भी ऐसे ही कुछ आप लोगों को प्रेडिक्ट किया। मेरा जो निफ्टी आउटलुक वो भी देख सकता है, और निफ्टी का एनालिसिस रोज मैंने देता हूँ वो भी आप लोग देख सकता है। तो क्यों ये मतलब टेक्निकली ये क्यों इसका गिरना चाहिए तो वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। तो इसमें देखिए एक इसमें शेयर मार्केट एक्सपर्ट में तो ये एक भी शेयर खरीद नहीं क्यों 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 इसमें वॉरेन बफेट खरीदना, इसके पास क्या कॉस्ट क्या कम है, क्या कैश तो कुछ कम नहीं है। 137 बिलियन डॉलर कैश इनके पास भी है, लेकिन एक भी शेयर खरीद नहीं चाहता है। ये क्या इंडिकेट करता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, वो एक्शन में समझे वॉरेन बफेट सभी समय बोलता है बाई कर लो, मैं बात बाई करता हूँ, क्यों डरते हो, मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बाई करो। लेकिन अभी उन्होंने कुछ नहीं बोल रहा है। तो इसमें इसका एक्शन से ही पता चलता है कि इसका नीचे जाता है। तो ये जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जो है उससे से इसका पता चलता है। कुछ पहले कुछ फंडामेंटल इंडिकेटर्स का बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को टेक्निकली फिर से दिखाऊंगा इसका क्या हो सकता है।
और नेक्स्ट है एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट को जो बात करता हूँ वो रेड बुफेलो है, और ये फंड मैनेजर है और मार्केट एक्सपर्ट भी है। सबसे बड़ा क्रैश उन्होंने भी प्रिडिक्ट कर रहा है कि सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है हिस्ट्री में। अच्छा और जो और भी एक इंडिकेटर का जो मैंने बात करूँगा, तो नहीं आप लोग को बहुत सारा लोग को ये बहुत सारा एक्सपर्ट को भी नहीं पता, ये है डेट टू जीडीपी रेशियो। सबसे इग्नोर सबने इग्नोर करता है, शेयर में इग्नोर करता है, लेकिन इसमें कितने ये जो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये जो गवर्नमेंट जो डेप्ट लिया है, जो गवर्नमेंट को तो जो स्टिमुलस दिया है यूएस में, इंडिया में जो स्टिमुलस दिया गया है वो कैसे दिया है, वो कर्जा किया है, डेट लिया है, कर्जा किया है। तो कर्जा कोविड-19 का मतलब हेल्थ क्राइसिस को मतलब टैकल करने के लिए एक इसका कर्जा लिया है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें लिक्विडिटी आया है, कंपनी के पास लिक्विडिटी है, लोगों के पास लिक्विडिटी, इसीलिए देखिए जब तक लिक्विडिटी बनते रहता है मार्केट में उछल मतलब अप ट्रेंड रहता है। जब आपके पास पैसा खत्म हो जाता है तो इसमें आप लोगों को ये तो कर्जा तो चुकाना है, लेकिन कैसे चुकाएंगे। ये कुछ यूएस में यूएस हाईएस्ट डेप्ट रेट इन यूएस, मतलब ये जो सबसे बड़ा ये ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था 1929 में, इसके बाद यूएस मतलब अमेरिका अभी हाईएस्ट डेप्ट रेट इन है। ये जो हेल्थ क्राइसिस को मैनेज करने के लिए इसका हाईएस्ट डेप्ट रेट है। तो बिजनेस में जब डिमांड कम हो जाएगा और टैक्स गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन टैक्स रेवेन्यू भी कम हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ईएमआई पूरी नहीं कर पाएगा, और जब इनका में पैसे इसका ऐसे नहीं पैसे ये पहले नहीं 1-2 ईयर का 1-2 ईयर का होगा कोविड-19 का क्राइसिस कवर करने के लिए। रिसेशन से डिप्रेशन में जाना जा सकता है। क्रैश कब होगा ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, समय लगेगा क्योंकि 1-2 मंथ या में ये नहीं आएगा। बिजनेस गवर्नमेंट जब अर्निंग रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, ये सब बैंक ड्राफ्ट रिपोर्ट, जॉब एम्प्लॉयमेंट का रिपोर्ट आएगा, ये कुछ 1-2 ईयर की और भी ऊपर लग सकता है। तो इधर से भी देखता है क्यों इसका देखिए मैंने इधर से मैंने जो टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को पहले भी दिखा चुका था और फिर से भी और एक बार दिखाता हूँ। तो इसमें कैसे इसका मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी दिखाया था कि इसमें कैसे इसका 5 वेव में 2008 से ऊपर गया था, उसके बाद ये नीचे आया। देखिए 2008 से ये इसका जो ये जो नीचे गिरा था 2009 से मार्च में, ये जो नीचे गिरा था, उसके बाद देखिए फर्स्ट वेव ये था, ठीक है, फर्स्ट वेव था ये इतना तक, ये वेव 1 है, ये है वेव 2, ठीक है, ये छोटा होता है, ये है वेव 3, ये बड़ा होता है, मतलब करेक्शन, ये करेक्शन वेव छोटा ही होता है। इसके बाद ये फिर से इम्पल्सिव वेव है वेव 3, इसके बाद ये वेव 4 देखिए छोटा है, और 5वां वेव और भी बड़ा होता है, ये देखिए वेव 5 हुआ है। उसके बाद करेक्शन वेव सी आया है, ठीक है, सॉरी वेव ए आया है, मतलब करेक्शन वेव ए आया है। जो लोग इलियट वेव जानता है या वेव थ्योरी जानता है तो इन लोग को अच्छी तरह से मालूम होता है और समझ भी रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और ये है वेव बी का जो करेक्शन हुआ है, इसका करेक्शन हुआ है, देखना पड़ेगा ये करेक्शन कब तक ये चालू है। तो मार्केट आज तो गिरा है, लेकिन ये फ्लक्चुएशन करके फिर से भी ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं कहा इधर से ही मार्केट का नीचे गिरने का चालू हो जाएगा, क्योंकि समय लगता है। जब मैंने बोला जो मतलब सब कुछ रिपोर्ट आने लगेगा, जो इसका रिपोर्ट आने लगेगा, तो कोविड-19 का भी 7th वेव चालू है, हो सकता है अनलॉक का भी डर है, फिर से अनलॉक का भी जा रहा है, क्योंकि केसेस फिर से बढ़ते जा रहा है। तो बहुत सारा चीज़ इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद वेब बी कितना जाएगा वो देखना पड़ेगा। उसके बाद से ये धीरे धीरे वेब सी का जब चालू हो जाएगा तो इसका नीचे आना चालू हो जाएगा। और नीचे ये जो एक्सपर्ट ने जो बोलना है और जो डाटा ने और जो इंडिकेटर्स ने का बात मैंने किया है, तो ये हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्रैश आ सकता है।
अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने डिस्कस करूँगा, हाँ, इसका लेके पहले मैंने इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस को एक बार डिस्कस कर लेता है। इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस का स्टॉक का मैंने डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस का मैंने इंडिया एक तो गया, हाँ, इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस में क्या है, देखिए इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस में आप बहुत ही उछल दिखा पड़ेगा। 263 तक इसका हाई गया था, आज तो 2008 में चला आया है, सॉरी 208 पे ये चला आया है। इसका देखिए क्वांटिटी ट्रेडेड इतना है और डिलीवरी क्वांटिटी इतना है, तो ओनली डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी ओनली 11.24 है। मतलब ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, डिलीवरी कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मैंने एक और भी कुछ दिखाऊंगा। इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1 है 257 पे, पिवट पॉइंट है 246 पे। ठीक है, तो और 246 पे पिवट पॉइंट है, 257 है। ये सब स्टॉक्स एक्चुअली न्यूज़ पे है, सबसे वॉल्यूम सर्च होता है, तो इसलिए मैंने इस सब के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो रेजिस्टेंस 274, इसके बाद रेजिस्टेंस 225, मतलब इस लेवल के ऊपर आप लोग बाई कर सकता है। ठीक है, और सपोर्ट है इसका 221, 218 का नीचे तो ऑलरेडी चला आया है, इसका सपोर्ट 3 रहेगा 201। ठीक है, वो मैंने बाई सेल लेवल्स भी आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरा बाई सेल एक्सेल सीट से जो लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का बाई सेल लेवल है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। और इसका ऑप्शन और इसका जो RSI और RSI और मनी फ्लो इंडेक्स देखिए ओवरबॉट जोन में है, तो ये भी इसका एक रिवर्सल आने का दिखता है। और इसका तो RSI का बात तो आप लोग को किया ही है ऑलरेडी। ठीक है, इसका तो दूसरा टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को मेरा इसका ऑप्शन चेन मैंने एक बार देख लेता है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, और मैंने बाइंग सेलिंग लेवल्स भी आप लोग को दिखाऊंगा, लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का दोनों का। ये कौन सा है, ग्लेनमार्क का है, ग्लेनमार्क का भी मैंने चर्चा करूंगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, इसका इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का ऑप्शन चेन में इसका जा रहा है। इसका कॉल साइड में जितना ओपन इंटरेस्ट है, इसका कॉल साइड में जितना ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, पुट साइड में इसका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, मतलब इस 1 के ऊपर अभी तक इसका पीछे रेशियो चल रहा है। और इधर शॉर्टिंग हो रहा है 210 पे, 220 पे, ये सब अप साइड में शॉर्टिंग हो रहा है। 220 पे इसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है, इसके बाद 230 पे भी रेजिस्टेंस है, और 240 के भी रेजिस्टेंस है, उसके बाद 250, इसीलिए 246 के में इसका पिवट पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब जो मतलब शॉर्टिंग इधर बहुत ही मतलब शॉर्ट अर्निंग हुआ है, इधर से मतलब प्रेस इधर जो लॉन्ग कर रहा था ये शॉर्ट करके मार्केट से मतलब शॉर्टिंग करने लग रहा है, शॉर्ट इसका लॉन्ग अर्निंग कर रहा है। ठीक है, जो लोग लॉन्ग कर रहा था उसका लॉन्ग अर्निंग कर रहा है, नेगेटिव ये सब जो देखिए पूरा नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट, मतलब ये लॉन्ग अर्निंग करने लग रहा है। तो एक मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन तैयार हुआ है। आज जो मार्केट में गिरावट आया है 10,550 का लेवल से, तो मार्केट में एक थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन बना है। तो हो सकता है मार्केट में कुछ दिन इसका कुछ नीचे आएगा, कुछ करेक्शन आएगा, उसके बाद में फिर से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, उसके बाद फिर से गिरेगा। ऐसे करके मार्केट तो लिनियर में नहीं चलता है। इसमें आप लोग को यही मतलब ऐसे करके इधर लॉन्ग बिल्डअप देखिए बना है 200, मतलब 201 का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखाया 200 का नीचे जाएगा, तो इसका नीचे ये इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा 190, और ये सब लेवल 180, इसके बाद ये सब लेवल्स आप लोग को देख सकता है। मैंने मेरा बाई सेल फाइल से आप लोग को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का मैंने
इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का लेवल्स दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को इसमें सुविधा होगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल हाँ, ये है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। और मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आपको देखने से सुविधा होगा। तो इसका लेवल सब लोग को दिखाता हूँ। इसका देखिए, इधर से आप लोग लेवल्स नोट कर सकता है। ये सब कुछ नहीं, आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे मतलब टारगेट 1 टारगेट 5 ये सब आप लोग जस्ट नोट करते रहिए। इसका जो इसमें आप लोगों को सुविधा होगा, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म, ये कुछ शॉर्ट टर्म का भी है और लॉन्ग टर्म का भी है। बाई साइड और सेल साइड आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग को फिगर देख के ही पता चल जाएगा कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सा लॉन्ग टर्म है। ऊपर का लेवल भी आप लोग नोट कर सकता है। देखिए वेस्टर्न डेली फिबोनाची लेवल, वेस्टर्न ATR 14, ठीक है, 14 पीरियड का ATR का हिसाब से। और ये है 29 पीरियड का ATR का हिसाब से, ठीक है। ये सब लेवल्स आप लोग नोट कीजिए तो आप लोग को सुविधा हो जाएगा। इसके बाद मैंने गान 360 दिखाऊंगा 7 डेज का हिसाब से, 15 डेज का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से। वो भी आप लोग को और भी क्लियर दिखेगा। आप लोग हो सकता है आप लोग को कुछ मतलब इतना सारा लेवल्स पे आप लोग, लेकिन आप लोग इसको इस सब सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग नोट करके रखेंगे तो आप लोग को फ़ायदा होगा। और बाद में आप लोग को देखेंगे तो आप लोग को इसी का हिसाब से आप लोग जब इकट्ठा करेंगे ये सब लेवल्स तो आप लोग को देखें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब लेवल्स पे आप लोग सोच लीजिए। जो लोग लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना चाहता है या शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना चाहता है, इसमें कैसे कुछ ये देखिए 45 डिग्री का जो 365 एनालिसिस जो मैंने दिखाता हूँ, ये 7 दिन का हिसाब से किया गया है। इसके बाद ये 15 डेज का हिसाब से किया गया है। अप साइड डाउन साइड दोनों साइड आप लोग देख सकता है। और ये 30 डेज का हिसाब से किया गया है, ठीक है। अभी जो स्टॉक लेके मैंने बात करूंगा वो है ग्लेनमार्क का स्टॉक। ग्लेनमार्क में देखिए, ग्लेनमार्क में का स्टॉक्स में मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पहले आप लोग के सामने लेकर आना चाहता हूँ। शेयर्स ऑफ ग्लेनमार्क फार्मा slipped over 5% in Thursday trade after HDFC pulled investment fund on said over 18 lakh shares in the company. HDFC pulled investment fund, HDFC pulled ASEAN इक्विटी फंड अपलोडेड इतना शेयर्स, इतना फिगर आप लोग देख सकते हैं ऑफ द कंपनी 527 NSE बाल डील्स डाटा शोड, ठीक है। तो ग्लेनमार्क का इसका आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अर्लियर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ऑन वन डे स्केल्ड इज फ्रेश 52 वीक हाई of rupees 572 after company said has launched the antiviral drug fluvapiravir तो under the brand name of Fabflu for the treatment of patients with mild to moderate coronavirus. The drug will be available 200 mg tablet at a maximum retail price of rupees 300 per strip of 34 tablet, फार्मास्यूटिकल सेट। लेकिन इसमें कम में मिलता है तो सभी ने अभी केसेस भी बढ़ा है, लेकिन इसका असर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप लोग देख लीजिए। प्रोमोटर्स होल्डिंग ओनली इतना परसेंट है। इसका जो मेजर ले रहा है तो FIIs में जाता है, और इंडियन जो DIIs म्यूचुअल फंड जो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें से भी आप लोगों को कुछ पता चलता है। इसका जो ये है अभी तक ऊपर का दिखा रहा है, इसका कुछ करेक्शन मतलब प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टर्म का आप लोग इसको इन्वेस्टमेंट कर सकता है। डीप में बीच में इसका एवरेज जब डीप आएगा तो एवरेज करके आप लोग इसको होल्ड कर सकता है, और शॉर्ट टर्म में भी आप लोग इसमें ट्रेड कर सकता है। इसका भी ऑप्शन चेन में मैंने एक बार डिस्कस देख लेता हूँ, और आप लोग को बाइंग सेलिंग लेवल्स भी आप लोगों को दिखा दूंगा। आप लोग धीरज रख के पूरा वीडियोस देखिए तो आप लोगों को बहुत सारा चीज़ देखने वाला है।
बहुत सारा इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को सामने नजर मतलब आप लोग को ध्यान में ले आना चाहता हूँ, आप लोग को सामने ले आना चाहता हूँ। तो देखिए इधर 500 का लेवल पे इसका रेजिस्टेंस बना है, उसके बाद 550 का लेवल पे भी रेजिस्टेंस बना है, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और इसका जो पीसीआर रेशियो है ये भी 1 के नीचे है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ये पुल बैक हो सकता है, लेकिन इसका जो 490 का नीचे इसका जो सपोर्ट्स है वो भी आप लोग देख सकता है। इधर सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है इधर 420 का लेवल पे। इसके बाद ये एक्चुअली ये जो मार्च 26 से ये ऊपर चढ़ा है, क्योंकि ये सब जो कोविड-19 वायरस के ये बीच में पूरा फार्मा सेक्टर ही ये मार्च 26 के ऊपर से ऊपर चढ़ रहा है। तो इधर से इसका इम्पैक्ट इसका आएगा तो एक कुछ बेनिफिट भी दे सकता है। तो इसमें भी आप लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है और अभी कुछ ट्रेड भी कर सकता है। तो इसका भी मैंने दिखा देता हूँ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का बाई सेल लेवल्स मैंने देखा देता हूँ। हम लोग इधर से देखेंगे, एक्चुअली इधर से देखेंगे बहुत सारे तीनों बाई सेल लेवल दिखाया आप लोग को, कुछ मतलब कंफ्यूजन जैसा हो सकता है, लेकिन अब लोग ये सब चीज़ मान के नोट करके चलेंगे अप साइड का डाउन साइड का, तो आप लोग को फ़ायदा होगा। ठीक है, इसमें आप लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंटरडे में भी आप लोग ट्रेड कर सकता है। आप लोग जस्ट नोट करते रहिए और ऊपर का लेवल भी नजर रखते कीजिए, तो इसमें आप लोगों को फ़ायदा होगा। जो ग्रीन साइड का है ये वाई साइड का है, और जो रेड साइड का है ये सेल का साइड है। इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी आप लोगों को ऊपर से का हेडिंग से आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म का है वो ऊपर का लेवल भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ये लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का है। टू रेंज वन जब मतलब लॉन्ग शॉर्ट टर्म का है, टू रेंज 8 ईयर 14 का लॉन्ग टर्म है। इसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन का हिसाब से देखिए 7 डेज का हिसाब से स्टैंडर्ड डिवीजन, जो पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग करना चाहेंगे 5-7 दिन 10-15 दिन के लिए, ठीक है। ये सब ये 15 डेज का हिसाब से स्टैंडर्ड डिवीजन का हिसाब से है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। इधर देखिए ये है 30 शायद 30 डेज का हिसाब से स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से गान का लेवल, ठीक है। ये सब लेवल्स आप लोग नोट करते रहिए, आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। ये स्टैंडर्ड डिवीजन है 1 डेज का हिसाब से, और ये 7 डेज का हिसाब से अप साइड 45 365 एनालिसिस 65 अप साइड डाउन साइड दोनों साइड रहता है। आप लोग जस्ट ऊपर का लेवल भी नोट कीजिए और इसका प्राइस भी नोट कीजिए, तो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। और आप लोग को कुछ डाउट है तो मेरे को पूछ सकता है, यूट्यूब वीडियो में कमेंट में ज़रूर पूछ सकता है, और पसंद होगा तो ज़रूर लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये तीनों मेन मतलब रिलायंस इंफ्रा, स्टॉक मार्केट का क्रैश, लैंडमार्क और इंडिया बुल हाउसिंग, ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिलायंस इंफ्रा का भी दिखा दिया, इसका भी आप लोग ये भी आप लोग देख सकते, ये भी आप लोग को न्यूज़ जो है वो भी आप लोग को मतलब अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो उसमें देखिए इसका क्या बोलता है, मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ दोस्तों। आप लोग देखिए इसका पढ़िए, इसका मतलब स्टॉक्स टू वॉच कौन सा स्टॉक्स में इसका एशियन पेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, गेल, ऑयल इंडिया, सिकल लॉजिस्टिक्स, ये सब मतलब ये क्या बोल रहा है, लाइव मिंट का जो क्या बोल रहा है वो क्या बोल रहा है वो आप लोग थोड़ा सा बुझिए। मैंने थोड़ा छोटा सा एक पॉज लेता हूँ, आप लोग बन के रहिए, मैंने फिर से आता हूँ आप लोगों के सामने।
नमस्कार दोस्तों, मैंने फिर से हाजिर हूँ। तो देखिए कौन सा स्टॉक्स एशियन पेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, गेल ऑयल इंडिया, सिकल लॉजिस्टिक्स, ये सब का बारे में आप लोग कुछ दिन नज़र रख सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ डॉलर रुपीज़ 507 crore फॉर द 3 month to March, owing to lower provisions for bad assets. Yes Bank sold 1.66 million equity shares in Sikal Logistics. The logistics business of late BC सिद्धार्था कॉफ़ी डे ग्रुप। ठीक है, तो एशियन पेंट क्या बोल रहा है? एशियन पेंट बैंक ऑफ हेयर इज द लिस्ट ऑफ 10 स्टॉक्स दैट मे बी इन फोकस ऑन वेडनेसडे। तो आज चला गया, लेकिन आप लोग और कुछ दिन इसका नज़र रख सकता है। एशियन पेंट द पेंट मच 2 पेंट मेकर नेट प्रॉफिट फेल 2.1% year on year to 461.9 crore in the quarter ended March, as the nation had locked down to contain the spread of coronavirus. It demand revenue from operation fell 7.1% year to year to 4626 crore। मैंने जो पहले ही डिस्कस किया था, जब कंपनी का अर्निंग रिपोर्ट आने लगेगा, सेल्स रिपोर्ट आने लगेगा, तो मार्केट में क्रैश दिखेगा। जो लिक्विडिटी अभी दिया है, जब तक लोगों के पास पैसा है तो इन्वेस्ट करता है, जब लिक्विडिटी ख़त्म हो जाएगा तो इसका असर स्टॉक मार्केट के ऊपर जरूर आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या है? तो पब्लिक सेक्टर लेंडर रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 507 crore फॉर द 3 month March, owing to lower provisions of bad asset. The bankers expected to post a net profit of 161 crore in the March quarter financial year 20, according to an average estimation by 11 analysts polled by Bloomberg। ठीक है, गेल तो अभी जो स्टॉक्स जो है बैंक का स्टॉक्स, फिनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, ऑयल एंड ऑयल सेक्टर्स, ये सब स्टॉक्स के ऊपर आप लोग नज़र रख सकता है, मतलब ट्रेड कर सकता है रिटेल ट्रेडर। एफएमसीजी का भी आप लोग देख सकता है। द स्टेट एंड गेल क्या बोल रहा है? द स्टेट और नेचुरल गैस प्रोसेसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर विल टुडे अनाउंसिंग इट्स अर्निंग फॉर द मार्च क्वार्टर सितंबर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये सब आप लोग देख सकता है, रिपोर्ट आप लोग भी पढ़ सकता है ये सब लिंक से। ऑयल इंडिया which rating us in revised its outlook on company's long term issuer default rating from स्टेबल। ये आप लोग वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकता है। ठीक है, मैंने ज़्यादा इसका डिस्कस नहीं करता हूँ, इसका आप लोग वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकता है, और इसका लिंक भी आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूँगा, तो उधर से भी आप लोग देख सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक लेके मैंने डिस्कस करने वाला हूँ वो है क्या क्या हो गया है। इसका में रिफरेंस इन्फो तो हो गया है। इस सेबी का क्या जो रूल्स का जो दिया है उसको देखता है। सेबी रिलैक्सेस प्राइसिंग मेथोडोलॉजी बाई फाइनेंशियल इश्यूज बाई स्ट्रेस्ड फार्म। जो मतलब स्ट्रेस्ड फार्म है, जो जिसमें से ऊपर डेप्ट रिटेन है, तो उसमें कैसे भी जो प्राइसिंग मेथोडोलॉजी प्रेफरेंशियल इश्यूज का है, इसमें से आप लोग देख सकता है। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन ट्यूसडे से said that the market regulation has relaxed pricing for preferential issue issued by companies having stressed assets in order to help the raise capital. Instead, the enabling provisions also
protect shareholders interest at as it attempts allottees from open ठीक है in order to help stressed firms raise capital while also protecting the shareholders interest. SEBI has relaxed the pricing methodology for preferential issues by listed companies having stressed asset and exempted allottees preferential issues from open offer. The office of minister said by tweet. It was retweeted by FM. ठीक है as per the allottees of preferential issues in such eligible companies will be exempted from making an open offer if the acquisition threshold on the open offer is warranted due to change in control in terms of takeover regulations. SEBI said in statement. As per the statement, the preferential as per the preferential issues will be met person entities that are not paid to promote or promoter group. ये सब आप लोग खुद पढ़ सकता है. मैंने इसका लिंक इधर वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकता है. मैंने लिंक भी दे दूंगा इसका भी आप लोग पढ़ सकता है. और मेरा इसमें जुड़ा रहिए. मेरा डेली अपडेट्स का जो आप लोग को लेकर आने का कोशिश करूँगा. सेबी का तो हो गया है. इसका क्या बोल रहा है इसका एक बार देख लेता है. RBI extends rupees 15,000 crore liquidity window for येस बैंक बाई 3 मंथ. ठीक है तो येस बैंक का शेयर में भी आप लोग नज़र रख सकते हैं. तो ये द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. The Reserve Bank expected by 3 months a special liquidity window for Yes Bank Limited to help the private lender cover for any shortfall in deposits. According to the person aware of the development, the bank can access rupees 50,000 crore liquidity window for if outflow deposits exceeds the accretion of fresh deposits. The person said in the on condition of anonymity. Yes Bank was first provided special liquidity window when it was coming out of the moratorium. The objective was to help the lender tide over a potential exodus of deposits after 15,000 crore cap withdrawal imposed on as part of the lifted March current extension. The window would be have closed on June 16. According to the person quoted earlier, the bank unlisted the windows March replay deposits were seeking to exit the bank. ये सब आप लोग भी पढ़ सकता है. मैंने इसका लिंक दे दूंगा. इसका वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकता है. मैंने इसका करके वीडियो लंबा नहीं करूंगा. आप लोगों को जस्ट इसका जो मेन टॉपिक्स था वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है. तो स्टॉक रिलायंस इंफ्रा स्टॉक मार्केट का क्रैश, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बेलमार्क और स्टॉक्स इन न्यूज़, ये सब आप लोग को इसका लिंक भी आप लोग को दे दूंगा. आप लोग को बहुत ही इसमें फ़ायदा होगा. अच्छा इसमें ये क्या बोलता है एक बार देख लेता है. इसका भी लिंक क्लिक करके. फिच रिवाइसेस आउटलुक एनटीपीसी अमंग द स्टेट ओन फार्म टू नेगेटिव. ये रिपोर्ट भी आप लोग देख सकता है. इसका भी आप लोग देख सकता है. और जो है इसका तो हो गया. और इंडिया इसका दिखता है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. डिटेल मतलब छोटा स्टॉक्स में अभी इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि बड़ा स्टॉक्स में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा. रिटेल इन्वेस्टर्स इन इंडिया रश टू बाई बिटन डाउन स्टॉक्स. ठीक है जो छोटा स्टॉक्स है उसी में एक टेंडेंसी दिखा जाता है कि छोटा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का. बड़ा स्टॉक्स में पीपल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. 18 lakh न्यू अकाउंट्स हैव बीन ओपनड सिंस मार्च. Retail investors are providing towards cyclicals as this suffered the most during the lockdown. ठीक है
resurgence of Indian equities despite the economic impact from the still spreading coronavirus has bewildered the professional investors. Modern top investors, though, are all in. They are piling into beaten down stocks such as financial, telecom, and high quality drug makers. मैंने जो बोला है financial, telecom और drug makers, and amid expectation that Asia's third largest economy may recover faster than expected as it gradually unlocks from world's biggest lockdown, mirroring the rush. इसका थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, इसका ऑटो क्लोज करना पड़ेगा. हाँ, the mirroring the rush out of first-time investors who drove the record of sign-up US brokerages, including Robinhood India, has seen about 1.8 million new accounts opened since March. The benchmark S&P and BSE Sensex is down 14% for the year, even after rebounding from the world sell-off since 2008. The Sensex has reduced 36% from its March 23 bottom as local policymakers and governments globally added stimulus to counter the devastation caused by the coronavirus. मेरा जो स्टॉक मार्केट में क्या बड़ा क्रैश आने वाला है वो आप लोग फिर से रिवाइंड करके, मतलब वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए. इसका असर कि जो स्टिमुलस दिया है इसमें लिक्विडिटी होगा, इसका एक जैसा पेन किलर होगा, लेकिन जो हेल्थ क्राइसिस का वो फिनेंशियल क्राइसिस बन जाएगा. कैसे वो होगा, क्यों होगा, तो वो भी अब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो पे, तो वो भी आप लोग पढ़ सकता है, मतलब रिवाइंड करके सुन सकता है. बट देयर इज ए वाइड डिस्पर्सन इन परफॉर्मेंस. द बैंकिंग सेक्टर इज डाउन 31% year to date while healthcare stocks have rallied. The blue chip valuation look reasonable, and we foresee many new investors coming into the market to take advantage of this correction. Nitin Kamadas, Chief Officer of Zerodha Broking Limited, India's largest online discount broker. Retail investors are pivoting towards cyclical as the suffered from most during the lockdown. The undercourse the narrative that this about expectation and world's valuation for auto, energy, metal stocks remain low versus the broader market. ये कामत जी क्या बोल रहा है ये भी आप लोग देख सकता है. आप लोग इसको पॉज करके भी देख सकता है. इसका लिंक भी दे दूंगा, इसका देख सकता हूँ. इसी के साथ मैंने इसका वीडियो ख़त्म करता हूँ. हो भाई आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा. मेरा जो मेन टॉपिक मैंने बोला है, जो रिलायंस इंफ्रा स्टॉक मार्केट क्रैश और ग्लेनमार्क इंडिया बुल हाउसिंग फिनांस, वो भी आप लोग जरूर देखिए. और ये लिंक जो आप लोग को प्रोवाइड किया है आप लोग अच्छी तरह से रीड कीजिए, तो आप लोग को एक सही डिसीजन और सही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आप लोग को ज़रूर इनमें आप लोग को ज़रूर इसका सुविधा होगा. ठीक है, तो इसी के साथ मैंने इसका वीडियो ख़त्म करता हूँ. और आप लोग को साथ मेरे साथ जुड़े रहिए. आप लोग को जितना सारा एडिशन इन्फॉर्मेशन पर्पस मैंने डिस्कस करने का कोशिश करूँगा. मेरा बहुत सारा चार्ट का टाइप्स है, स्ट्रैटेजीज है, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा. बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा. मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, वो भी आप लोग देख सकता है. मेरा लाइव मार्केट वीडियोज़ भी आप लोग देख सकता है. और जो बाइंग सेलिंग लेवल्स रेगुलर बेसिस पे देता हूँ नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, ये सब भी देख सकता है. तो धन्यवाद दोस्तों.